वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज हम प्लस टू क्लास का लॉ ऑफ प्रोडक्शन लेसन का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, रिटर्न टू स्केल यानी पैमाने के प्रतिफल। देखिए होता क्या है, लॉन्ग टाइम में इन लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन के जो सभी साधन हैं वो वेरिएबल हो जाते हैं यानी परिवर्तनशील हो जाते हैं। कोई भी साधन फिक्स नहीं होता। तो लॉन्ग टर्म में यदि सभी साधन एक ही अनुपात में बढ़ाए जाएंगे तो प्रतिफल यानी प्रोडक्शन में जो चेंज होगा उसे उत्पादन के पैमाने का प्रतिफल कहेंगे। देखिए तीन टाइप के होते हैं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के समान प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। देखिए पैमाने के बढ़ते प्रतिफल क्या होता है। देखिए यह उत्पादन की वो स्थिति होती है जिसमें यदि सभी फैक्टर्स यानी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाएगा तो प्रोडक्शन में उससे ज्यादा अनुपात में वृद्धि होगी। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ हमने OX पर साधन दिखाए हैं तो हम सभी साधनों में वृद्धि कर रहे हैं और OY पे हमने प्रोडक्शन में परसेंटेज वृद्धि दिखाई है। तो मान लो लेबर और मशीनों में हम वृद्धि करते हैं तो प्रोडक्शन में देखिए अगर हमने साधन 10% बढ़ाए हैं तो हमारा प्रोडक्शन 15% बढ़ रहा है, और इसी तरह अगर साधन 15% बढ़ा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन 25% बढ़ रहा है। यानी साधनों में जो वृद्धि हो रही है, साधनों वृद्धि होने के कारण उत्पादन में उससे कई गुना वृद्धि हो रही है, तो इसको बढ़ते प्रतिफल के स्थिति बोलते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के क्या कारण होते हैं। देखिए जब प्रोडक्शन के पैमाने को बढ़ाया जाता है तो फर्म को कई तरह की बचतें प्राप्त होती हैं। तो ये जो बचतें हैं यानी सेविंग्स हैं, ये दो प्रकार की होती हैं, एक इंटरनल सेविंग्स और एक एक्सटर्नल यानी एक आंतरिक बचतें और दूसरी होती हैं बाहरी बचतें। तो देखिए आंतरिक बचतों की अगर मैं बात करूं तो ये वो सेविंग्स होती हैं जो फर्म को अपने प्राइवेट एफर्ट्स के कारण प्राप्त होती हैं यानी निजी प्रयास के कारण प्राप्त होती हैं, और ये उसी फर्म को प्राप्त होंगी जो अपने प्रोडक्शन का पैमाना बढ़ा के प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाने का प्रयास करती हैं। तो ये बचतें कई टाइप्स की होती हैं। तो पहली होती हैं टेक्निकल बचतें यानी तकनीकी बचतें। देखिए तकनीकी बचतें क्या होती हैं, जब फर्म अपने प्रोडक्शन का पैमाना बढ़ाती है तो उसके लिए वो क्या करती है, नई नई मशीनें लगाती है, अच्छी टेक्निक्स लगाती है। तो यानी जब वो प्रोडक्शन का पैमाना बढ़ाएगी तो अच्छी टेक्निक लगा सकेगी, अच्छी मशीनों का यूज कर सकेगी, इससे उसकी जो है उत्पादन लागत कम आ जाती है, तो इसको तकनीकी बचतें कहा जाता है। दूसरी होती है श्रम संबंधी बचतें। देखिए फर्म जब अपना पैमाना बढ़ाती है प्रोडक्शन का तो उसके द्वारा श्रम विभाजन करना संभव हो जाता है, और श्रम विभाजन के कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और पर यूनिट कॉस्ट उसकी कम आ जाती है। अगली होती है प्रबंधकीय बचतें यानी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। देखिए फर्म द्वारा अच्छे योग्य मैनेजर नियुक्त करना संभव हो जाता है, इससे फर्म की एफिशिएंसी बढ़ती है और कॉस्ट कम हो जाती है। अगली होती है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स यानी फाइनेंशियल बचतें हम कह सकते हैं। तो फर्म का आकार बढ़ जाने के कारण उसकी रेपुटेशन बढ़ जाती है, उसकी गुडविल बढ़ जाती है, और फर्म को ब्याज यानी जो फाइनेंस है उसके लिए कम ब्याज देना पड़ता है, यानी कम ब्याज दरों पे उसको धन प्राप्त होने लग जाता है, तो ये वित्तीय बचतें उसको प्राप्त हो जाती हैं। आगे क्रय विक्रय संबंधी बचतें यानी इकोनॉमिक्स ऑफ परचेज एंड सेल। देखिए फर्म का जब आकार बढ़ जाएगा तो वो बड़ी मात्रा में कच्चा माल सस्ती कीमत पर खरीद सकेगी और फर्म अपने माल की बिक्री कम कमीशन पे कर पाएगी, तो क्रय विक्रय संबंधी बचतें इसी तरह की होती हैं, तो इससे उसकी लागतें कम हो जाती हैं। आगे है जोखिम संबंधी बचतें यानी इकोनॉमिक्स ऑफ रिस्क, यानी फर्म का जब आकार बढ़ जाएगा तो उसको रिस्क उठाने की उसमें क्षमता बढ़ जाती है, इससे वो ज़्यादा लाभ कमाने में समर्थ हो जाती है, तो ये रिस्क संबंधी बचतें होती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आंतरिक बचतें कौन सी होती हैं। अब बारी आती बाहरी बचतों की। तो देखिए ये वो बचतें होती हैं जो किसी उद्योग की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने के कारण सभी फर्मों को प्राप्त होती हैं। तो ये बचतें उस स्थिति में भी प्राप्त होती हैं जब दूसरी फर्में अपना विस्तार करती हैं यानी एक्सपेंशन करती हैं। तो ये कई तरह की होती हैं। पहली होती है केंद्रीकरण की बचतें यानी इकोनॉमिक्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। देखिए केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, देखिए एक ही स्थान पर कई फर्मों की स्थापना को हम केंद्रीकरण बोलते हैं। तो केंद्रीकरण के कारण फर्मों को कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन यानी कम्युनिकेशन का विस्तार, और ट्रेंड कर्मचारी, बैंक, यानी सभी उसको उपलब्ध होने लग जाते हैं। इससे फर्मों की कॉस्ट कम हो जाती है यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है।
आगे है सूचना संबंधी बचतें यानी इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, जब किसी उद्योग की कई फर्में एक ही शहर में स्थापित हो जाती हैं तो वहां से टेक्निकल पत्रिकाएं भी इशू होने लग जाती हैं जिसमें उस उद्योग संबंधित नए नए आविष्कार हैं और दूसरी सूचनाएं, जैसे मंडी कहाँ है, मंडी वस्तु की क्या मांग है, वस्तु के क्या प्राइस चल रहा है और नए बाजार की कहाँ कहाँ स्थापना हुई है, ये सभी बातें उसको कम खर्च पर उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये भी उसे बचतें प्राप्त हो जाती हैं ताकि वो अपना सामान अच्छे से बेच सके। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण की बचतें यानी इकोनॉमिक्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन। देखिए, किसी उद्योग का जब विकास हो जाता है तो उसके कामों को छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं। जैसे मान लो कपड़ा बनाने का काम, धागे को रंगना, बुनना, तो ये अलग अलग फर्में करती हैं, तो इससे एक फर्म पर सारा बोझ नहीं पड़ता और इससे फर्म की कॉस्ट घट जाती है। अब हम बात करते हैं पैमाने के समान प्रतिफल की यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। देखिए, ये उत्पादन की उस स्थिति को प्रकट करता है जिसमें यदि सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में या परसेंटेज में बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन उसी अनुपात में बढ़ेगा यानी उसी परसेंटेज में बढ़ेगा। तो हमने यहाँ एग्जांपल लिया है, ये परसेंटेज वृद्धि दिखा रखी है एक्सपेरिमेंट में, सभी साधनों में परसेंटेज वृद्धि और OY पे प्रोडक्शन में परसेंटेज वृद्धि। तो हम देख रहे हैं कि हमने साधन 5% बढ़ाए हैं तो उत्पादन 5% बढ़ रहा है। इसी तरह साधन 10% बढ़ाने से हमारा उत्पादन भी 10% बढ़ रहा है और इसी तरह साधनों में 15% वृद्धि करने से हमारा प्रोडक्शन में भी 15% वृद्धि हो रही है। अब बारी आती है इसके लागू होने के कारण की कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, रीजन मैं आपको बताना चाहूँगा। पैमाने की जो बचतें होती हैं वो लंबे समय तक प्राप्त नहीं होती, तो जैसे जैसे प्रोडक्शन का पैमाना हम बढ़ाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब पैमाने की बचतें और पैमाने की जो लॉसेज हैं वो बराबर हो जाते हैं। तो प्रोडक्शन के पैमाने का विस्तार होने के साथ साथ टेक्निकल बचतें तो हमें मिलती रहती हैं, लेकिन जो मैनेजरल जो बचतें हैं उनमें बाधा आ जाती है यानी वो निकम्मे हो जाते हैं मैनेजर। तो यानी जो प्रबंधकीय बचतों के कारण पैमाने की हानियां शुरू हो जाती हैं, तो इसके फलस्वरूप पैमाने का समान प्रतिफल लागू हो जाता है हमारा। अब बात करते हैं पैमाने के घटते प्रतिफल की यानी डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। देखिए, उत्पादन की उस स्थिति को प्रकट करता है जिसमें यदि सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होगी। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है कि आप साधनों में 15% वृद्धि कर रहे हैं और प्रोडक्शन 10% ही बढ़ रहा है। इसी तरह से आप साधन 25% बढ़ा रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ 15% ही बढ़ा है। अब बात करते हैं इसके रीजंस की कि इसके कारण क्या हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब प्रोडक्शन का पैमाना बढ़ाते हैं तो एक सीमा के बाद हमारे जो प्रतिफल हैं वो घटने लगते हैं। तो इसलिए घटते प्रतिफल की स्थिति को घटते प्रतिफल का नियम भी बोलते हैं। तो उत्पादन का पैमाना जैसे जैसे बढ़ाते हैं पैमाने की हानियां और जो होती हैं वो पैमाने की बचतों को प्रभावहीन कर देती हैं यानी खत्म कर देती हैं, यानी बचतें नहीं रहती, हानियां ही हानियां हो जाती हैं। तो उत्पादन के पैमाने बढ़ने पर तकनीकी बचतें तो प्राप्त होती रहती हैं लेकिन जो मैनेजरियल जो बचतें हैं वो उनका स्थान हानियां ले लेती हैं। तो उत्पादन का पैमाना एक सीमा से अधिक अगर हम बढ़ाएंगे तो बचतों के स्थान पर हमें हानियां प्राप्त होंगी। तो इसके फलस्वरूप पैमाने घटते प्रतिफल की स्थिति अराइज होती है यानी उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं पैमाने की हानियां कितने टाइप्स की होती हैं। ये 2 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है आंतरिक हानियां यानी इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स। ये हानियां किसी विशेष फर्म को एक सीमा के बाद अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के कारण उत्पन्न होती हैं। जब वो फर्म अपना आकार बढ़ाती है तो मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन, जो तालमेल है उसकी कठिनाइयां उत्पन्न होने लग जाती हैं, इसीलिए उसको पर यूनिट उसको लॉस होने शुरू हो जाते हैं। दूसरी होती है बाहरी हानियां यानी एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स। ये हानियां एक उद्योग द्वारा अपने उत्पादन को बढ़ाने के कारण उत्पन्न होती हैं। इन हानियों को उद्योग की सभी फर्मों को उठाना पड़ता है और ये हानियां होती हैं जैसे ट्रैफिक जैम या पोल्यूशन। तो इस कारण से ये बाहरी हानियां उत्पन्न होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज ये लेसन खत्म हो गया यानी एंड हो गया इसका लेसन का। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।